हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नेक्स्ट बैंक पाथ पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बिगिनर को जिसने अभी अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करी है, उसको एक क्या होलसम अप्रोच रखना चाहिए ताकि उसको एक पॉजिटिव आउटकम मिल सके। आइए डिस्कस करते हैं। ये कुछ डूज और डोंट्स हैं जो फॉलो करना चाहिए। आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक शेड्यूल्ड वे में पढ़ाई करना चाहिए और ना कि रैंडम, कभी मन किया तो पढ़ लिया, कभी मन किया तो नहीं पढ़ा। इस तरह का अप्रोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक शेड्यूल्ड वे में, एक डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के साथ आप पढ़ाई करोगे तभी आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या गलतियां हैं और क्या क्या वो चीज़ें हैं जो स्टेप बाई स्टेप आपको करनी चाहिए एक श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए बैंकिंग एग्जाम्स में। चलिए स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप है, आप अपने उस बैंकिंग एग्जाम को समझो। वो एग्जाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है, उस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका सिलेबस क्या है। ये सब आपका पहला स्टेप होना चाहिए ताकि आप ऐसे ही रैंडमली कहीं से भी पढ़ना मत शुरू कर दो। उस वो एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम से आपसे क्या डिमांड कर रहा है, पहले उसको समझो। उसके बाद आप एग्जाम का पैटर्न समझो, फैमिलराइज हो उस पैटर्न्स के साथ एंड एग्जाम के पैटर्न के साथ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न है, क्या टाइमिंग होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, किस पैटर्न में एग्जाम होता है, कितने देर का एग्जाम होता है, कितने नंबर्स के एग्जाम होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। ये सब चीज़ें पहले आप जान लो। उसके बाद आते हैं स्टेप थ्री पे। स्टेप थ्री में आप जब अपने अपने बैंक सिलेबस को जान लिया, अपने पैटर्न को जान लिया, अब आपको पता है कि आपको आगे कैसे फॉरवर्ड करना है, तो उसके नेक्स्ट स्टेप होगा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझने के बाद एक, जो अगर आप बिगिनर हो तो आपने अभी तक कहीं से पढ़ाई नहीं करी है, तो एक टीचर को सेलेक्ट करो। वो आप यूट्यूब से सेलेक्ट कर सकते हो या ऑफलाइन में पढ़ते हो तो वहाँ भी कर सकते हो। आप जहाँ से भी चाहो, आप किसी से रिकमेंडेशन चाहिए, अगर मुझसे रिकमेंडेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं एक वीडियो बना दूंगा हर सब्जेक्ट का कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर्स हैं जो अच्छे हैं यूट्यूब पे, जिनका फ्री कंटेंट भी अच्छा अवेलेबल है। तो आपको अपना टीचर बहुत वाइजली सिलेक्ट करना है। पहले उनसे एक दो दिन पढ़ो, समझो, देखो उनके साथ तुम्हारी ट्यूनिंग बैठ रही है नहीं बैठ रही है। अगर बैठ रही है तो एक दो दिन कंटिन्यू करो, स्टिक करो फिर उस टीचर के साथ। ये नहीं कि कुछ दिन इस टीचर से पढ़ा, कुछ दिन उस टीचर से पढ़ा, फिर कुछ दिन बाद तीसरे टीचर पे चले गए, तो ये आपका सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। आपको बेटर है, इसीलिए मैंने स्टेप में लिखा है चूज योर टीचर्स वाइजली। एक बार किसी टीचर को आपने चूज कर लिया तो अपने आप पे भरोसा रखो, दिमाग पे भरोसा रखो कि आपने कुछ सोच के उस टीचर को चूज किया है। उसके बाद उनके साथ स्टिक करो, क्योंकि प्रोग्रेस होने में टाइम लगता है, रातों रात कुछ भी नहीं होता। आप थोड़ा टाइम दो उस टीचर को, उनके साथ कोशिश करो, जो जो पढ़ा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार लेक्चर देखो, बट उस टीचर को, जो भी टीचर आप सेलेक्ट कर रहे हो, उनके साथ स्टिक करो, तभी इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। एक बार आपने टीचर सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप एक बार पहले जो सिलेबस, मैंने लास्ट वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया है एमबीबीएस का, क्या सिलेबस होता है वो सबके लिए सेम होता है, बस डिफिकल्टी लेवल वेरी होता है। पीओ क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बिल्कुल, उसमें आपको पूरे सिलेबस के बारे में मैंने बताया। तो एक बार आपने जब टीचर सेलेक्ट कर लिया तो आपको फिर एक अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। वो हर टीचर जो एक मैनर में वो कंप्लीट करवाते हैं टॉपिक वाइज, वो पहले आपको एक अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। और हर टॉपिक के बाद वो कुछ पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, तो उनको भी सॉल्व करते चलना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े क्वेश्चन में। एक बार जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि डाइव इन एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तुम जितना से ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिस के बिना बैंकिंग एग्जाम्स निकाल पाना बहुत मुश्किल है, और प्रैक्टिस ही है जो आपको हर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट फील कराएगा। आप अगर किसी क्वेश्चन से बार बार एनकाउंटर हो गए, आप उस क्वेश्चन को बार बार करने की कोशिश करोगे तो आप फैमिलियर हो जाओगे, फिर आपके सामने वो क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा उस क्वेश्चन से। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टीचर सेलेक्ट कर लिया, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उनसे, अब आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मटेरियल बहुत सारे फ्री में टेलीग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम से मिल जाएगा। जिन टीचर्स को आप फॉलो करेंगे उनका खुद का चैनल होता है, वो वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, चेकलिस्ट वगैरह मिलती है, आपको पता होगा टेलीग्राम पे मिलता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप बस प्रैक्टिस करने वाले बनो। और एक जब प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई, तो फिर आपको अपने आप को एनालाइज करना है, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस भी अच्छी खासी कर ली। अब जो आपने प्रैक्टिस करा वो मेनली आपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करा, तो अब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे मॉक्स में। आप मॉक टेस्ट दोगे, जो भी मॉक टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, काफ़ी सारी कंपनियां हैं लाइक ओलीवुड, स्मार्ट कीड़ा, प्रैक्टिस मॉक, टेस्ट बुक। आप किसी का भी मॉक परचेज करते हो, सारे मॉक अच्छे होते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप
ओलिव बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा को प्रेफर करो, और प्रैक्टिस मॉक को भी कर सकते हो। ये तीनों तीनों मॉक जो है वो मतलब मैं किसी को नंबरिंग नहीं देना चाहूँगा कि ये तीनों मॉक अच्छे हैं। आप इन तीनों में से कोई सा भी मॉक लो, आप परचेज कर सकते हो। पहले आप 1-2 मॉक, हर मॉक के 1-2 मॉक फ्री होते हैं, आप उनको लगाओ, आपको खुद पता चल जाएगा कौन से एग्जाम रिलेवेंट मॉक है, फिर उसको परचेज करो, फिर मॉक देना शुरू करो आप। क्योंकि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपने अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर ली है, तो उसको चेक कैसे करोगे कि आपकी प्रैक्टिस में कुछ कमी है कि नहीं? उसके लिए आप मॉक दोगे तो मॉक देने के बाद आपको उसको मॉक को एनालाइज करना है अच्छे से। ये बहुत सारे एस्पिरेंट इग्नोर करते हैं। मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं समझता और कुछ है। मॉक एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं तो कब 2 साल 3 साल निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो मॉक एनालाइज करो प्रॉपरली कि क्या आपके वीक पॉइंट है, क्या आपके प्लस पॉइंट है, तो इनको ऑब्जर्व करो। अब इसको वीक पॉइंट और प्लस पॉइंट को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, तो मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। आप जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मान लो क्वांट का सिंप्लीफिकेशन सॉल्व किया, आपसे हो गया वो सॉल्व, तो फिर आप देखो कि टॉपर ने उस क्वेश्चन को कितने टाइम में किया है, और फिर खुद से भी एनालाइज करो कि आपने क्या किया, जो आपको टाइम देखो कि कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपने ऐसा क्या किया जो आपको ज़्यादा टाइम लगा, अगर ज़्यादा लगा है तो आप कैसे उस टाइम को और कम कर सकते हो, टॉपर को कितना टाइम लग रहा है, ये सब चीज़ें होती है एनालिसिस में। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो गलत क्वेश्चन हुआ आप वही देख रहे हो, नहीं, आपने जो क्वेश्चन सही किया उसको भी देखो कि आप कम टाइम में कैसे कर सकते हो, क्योंकि सारा खेल जो है मॉक में वो टाइम मैनेजमेंट का ही है। तो ये इसके लिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अगर आपको इसके अलावा कुछ जानकारी चाहिए इस मॉक से रिलेटेड, आप बता देना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर पूरा एक वीडियो जाएगा, तभी आप समझ पाओगे मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। बेसिक बेसिक आप समझ गए, फिर लास्ट में मैं एक बार आपको रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो। स्टेप 8, आपने सब कुछ कर लिया, आपने सब सीख लिया, आपने मॉक भी लगाया, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंट नहीं हो, 2 दिन पढ़ रहे हो 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपके प्रैक्टिस का, आपके मॉक का, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कंसिस्टेंट रहोगे तभी सिलेक्शन ले पाओगे, मार्क माई वर्ड, स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अदरवाइज अगर आप टाइम पास के लिए कर रहे हो तो आप करते रहो, कोई इशू नहीं है। कब 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो एक्सक्यूज मत लगा दो, कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो, जो भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह है उसको एलिमिनेट करो। आज के टाइम पे तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका फोन है, पढ़ते दौरान उसको मत रखो अपने पास, कंसिस्टेंट रहने की पूरी कोशिश करो। कंसिस्टेंसी ये है जो आपके सारे जो मेहनत आपने अभी तक किया है, सिलेबस कंप्लीट किया, प्रैक्टिस किया, मॉक लगाया, उसको एनालाइज किया, उसको एक पॉजिटिव आउटकम में बदलेगा, तो बदलेगा सिर्फ कंसिस्टेंसी। सो स्टे कंसिस्टेंट। मैं इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है बैंकिंग एस्पिरेंट या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट होते हैं, या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पिरेंट होता है, वो यही फेस करते हैं। जो कंसिस्टेंट रह गया वो सिलेक्शन ले जाता है, जो नहीं रहा वो टाइम पास ही करता रह जाता है। सो स्टे कंसिस्टेंट। और यहीं पे हम अपना वीडियो ये खत्म करते हैं। स्टे अपडेटेड विद नेक्स्ट बैंक पाथ। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसने अभी अभी बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। और अब रिसेंट अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन आइकन बता सकते हो, कुछ भी नहीं करना है। सो मैं इस पूरे जो मैंने अभी तक आपको बताया, मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्टेप 1, आपको एग्जाम को समझना है, फिर एग्जाम पैटर्न को समझना है, फिर एक टीचर को वाइजली सेलेक्ट करना है, फिर कंप्लीट योर सिलेबस वंस, एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर मॉक लगाना शुरू करो, फिर मॉक को एनालाइज करो, और कंसिस्टेंट रहो। इन शॉर्ट, बी कंसिस्टेंट। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। यहीं पे इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। यह है वीडियो का अंत। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को जरूर